गठबंधन, मोहब्बत का अटूट बंधन। भाग 1। गालिब का शहर दिल्ली, जहाँ की चकाचौंध में भी वहाँ के लोग सुकून ढूंढ लेते हैं, और सुकून में भी अपना ही अलग एक जायका। वहाँ के एक पॉश इलाके में बना बंगला, जिसके बाहर लिखा था श्रीवास्तव निवास। वह घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। वहाँ घर की मालकिन मीरा जी गार्डन में बैठी हुई थी, जाने क्या सोच रही थी। तभी उनके कानों में एक मधुर आवाज पड़ी, माँ। इस आवाज पर वह उस दिशा में मुड़ी तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की बनारसी साड़ी में पूरे सुहागन के साज सिंगार के साथ उनकी तरफ ट्रे में चाय लेकर आ रही है। ये देख वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे अद्विका बेटा, तुम क्यों कर रही हो? इस घर में कितने लोग हैं, उनसे कह देती। खैर, आओ बैठो। और यह कहते हुए उन्होंने अद्विका को अपने पास बैठने का इशारा किया, तो अद्विका भी पास लगी कॉफी टेबल पर चाय की ट्रे रखती है और उनके पास बैठते हुए उन्हें एक चाय का कप थमा देती है और बड़े दुख भरे स्वर में कहती है, क्या करें माँ, आप तो जानती हैं, हमारी शादी के पिछले 3 सालों से इन्हीं चीजों में तो खुद को व्यस्त रखती आई हूँ मैं। और यह कहते हुए खुद भी ट्रे से दूसरा कप उठा लेती है और चाय पीने लगती हैं। इस पर मीरा जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, बहुत गुस्सा आता होगा ना तुम्हें मुझ पर और अपने परिवार पर, आखिर हमारी वजह से तो तुम इस रिश्ते में बंधी थीं, जो अब तुम्हारे लिए जंजीर से कम नहीं है, जिसने तुम्हें घुटन के अलावा, निराशा के अलावा और कुछ नहीं दिया, और जिसके चक्कर में मैंने मेरी पुरानी चुलबुल भोली भाली अद्विका को खो दिया। और यह कहते हुए मीरा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सिसकने लगती हैं। ये देख अद्विका उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हुए कहती हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, जो हुआ उसमें न आपकी गलती है, नहीं माँ, अद्विका की अपनी माँ की। उन्होंने बस अपनी आखिरी इच्छा बताई थी और आपने बस उसे पूरा किया। गलती है तो वह हालात की है, जिन हालातों में हमारी शादी हुई। उसके बाद मेरा सोहम जी से एक्सपेक्टेशन रखना, वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मुझे तोड़कर रख दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वरना आपने तो बहुत कोशिश की सोहम जी को समझाने की, हमें पास लाने की, लेकिन अगर वह इंसान समझना ही नहीं चाहता तो कितना समझाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे की जिंदगी से अलग हो जाएं। ये कहते हुए अद्विका ने अपने हाथों के बीच मीरा जी का हाथ थाम लिया। उसकी बातें सुन मीरा जी उससे बोली, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारे माता पिता भी अब नहीं रहे इस वक्त, यहाँ से जाना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। एक बार कम से कम और कोशिश तो करो इस रिश्ते को संभालने की, तुम मेरे लिए ही सही, लेकिन एक बार प्लीज। ये कहते हुए मीरा जी बड़ी उम्मीद से अद्विका की आंखों में देखने लगी। इस पर अद्विका बोली, अगर आप कहेंगी तो मैं सारी जिंदगी कोशिश करते हुए बिता दूंगी और उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन माँ, मेरा आत्मा सम्मान इस चीज की आज्ञा नहीं देता मुझे। मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने आत्मा सम्मान को गिरा कर नहीं, उस इंसान के लिए नहीं जिसे उसकी कद्र ही नहीं है। इसलिए बस आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि इस बार आप मेरा साथ दें और मुझे इस बेमतलब के रिश्ते से आज़ाद होने दें। और ये कहते हुए उनकी तरफ अपनी नाउम्मीद और बेजान आंखों से देखने लगी। इस पर मीरा जी
जो उसे रोकने के लिए और कुछ कहने वाली थी, कुछ कह ही नहीं पाई और बस उससे गले लगाकर रोने लगी और बोली, माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं सेल्फिश हो गई थी। अपने बच्चे के मोह में तुम्हारी तकलीफ देख ही नहीं पाई। ये तो देख ही नहीं पाई कि इस रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा कोशिशें तुमने की हैं, आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तुमने की हैं। फिर उससे अलग होते हुए अपने आंसू पोंछकर आगे बोली, लेकिन अब नहीं, तुम जिम्मेदारी हो मेरी। तुम्हारे पापा से मांग कर लाए थे तुमको, ये कहते हुए कि बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ, इसलिए अब तुम्हारी माँ होने का फर्ज भी निभाऊंगी। बोलो बेटा, क्या करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे हर उस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरती हैं, तो इस पर अद्विका उन्हें बताते हुए कहती हैं, माँ, मैं सोच रही थी कि मैं सोहम जी से डिवोर्स ले लूं और वापस बनारस चली जाऊं, यहाँ से दूर, और सब कुछ नए सिरे से शुरू करूं, वापस स्कूल ज्वाइन कर बच्चों को पढ़ाऊं। उसकी इस बात पर मीरा जी हैरानी से उसे देखने लगती हैं, तो वो आगे कहती है, जिस रिश्ते में उम्मीदें, गुंजाइशें, यहाँ तक कि अंडरस्टैंडिंग भी कभी नहीं बनी, उस रिश्ते को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं अब हार चुकी हूँ माँ, अपनी तरफ से उम्मीदें लगाकर और बहुत बुरी तरह से टूट भी चुकी हूँ। इसलिए अब आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप भी इस रिश्ते से उम्मीदें लगाना बंद करें, क्योंकि मुझसे और नहीं होगा। तो माँ, क्या अब भी आप मेरा साथ देंगी? पूछते हुए अद्विका मीरा जी को देखने लगती हैं। इस पर मीरा जी कहती हैं, बेटा, तुम भी मुझे उतनी ही प्यारी हो जितना सोहम है, और पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, जरूर दूंगी तुम्हारा साथ। मैं हूँ तुम्हारी, अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, भले ही सोहम से तुम्हारा रिश्ता रहे ना रहे। हमारा रिश्ता उससे जुड़े गठबंधन का मोहताज नहीं है। ये कहते हुए एक गहरी सांस लेकर वह आगे कहती हैं, डाइवोर्स के लिए तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जय सोहम का बचपन का दोस्त और उसके सबसे विश्वसनीय वकीलों में से एक से बात करती हूँ। वह कल तक पेपर रेडी करवा देगा, तो तुम बस अभी आराम करो, ज्यादा मत सोचो इन सब के बारे में, क्योंकि गलती तुम्हारी कहीं से भी नहीं है। गलती है तो वह है बस मेरे नालायक बेटे की, जिसे अभी तक तुम्हारी अहमियत पता नहीं चली, जिसे ये पता नहीं चला कि वह क्या खोने जा रहा है अपनी लापरवाही के कारण। खैर, कहते हैं न, जिसे किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले सब कुछ मिल जाता है, उसे उसकी कद्र नहीं होती। मैं अभी जय से बात करके तुम्हें बताती हूँ। और यह कहते हुए वह अपना फोन निकालकर जय को फोन लगाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रीवास्तव ग्रुप के ऑफिस में बैठा जय अपने केबिन में किसी डील के पेपर्स चेक कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा और उसने बिना देखे ही उठाते हुए कहा, हेलो। तो इधर से मीरा जी कहती हैं, हेलो जय बेटा, मैं बोल रही हूँ। इस पर जय खुश होते हुए, अरे आंटी, बोली, ये कैसे याद किया मुझे, कहता है, और अपने हाथ में रखी फाइल को बंद कर देता। तो मीरा जी उसे अद्विका के साथ हुई सारी बातें बताती हैं और कहती हैं, अब अद्विका और आगे इस रिश्ते में कोई कोशिश नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि जिस इंसान को कदर ही नहीं है, उसके लिए कोशिश करना बेकार है, और इसी कारण से वह सोहम को डाइवोर्स देना चाहती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया कि तुम पेपर रेडी करवा सको।
तो क्या तुम कर पाओगे? और आगे जय के बोलने का इंतजार करने लगती हैं। उनकी बातें सुन जय एक बार के लिए हैरान तो होता है, लेकिन वह भी जानता था अद्विका की कोशिशों और सोहम की लापरवाही को। इसलिए एक गहरी सांस लेते हुए वह कहता है, आखिरकार भाभी ने ये फैसला ले ही लिया, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने 3 साल बिताए उसके साथ कोशिश करते हुए। पर आप टेंशन मत लीजिए आंटी, जैसा अब भाभी चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं पेपर रेडी करवा दूंगा। तभी मीरा जी आगे बोली, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी इस बारे में सोहम को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अधिका की तरफ से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, पेपर बन जाएं, तब हम उसे बताएं। आखिर आज तक उसने अद्विका को ऐसे ही ट्रीट किया है कि उसके रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे बताकर भी यही फर्क पड़ जाएगा। बाद में बताते हैं। आखिर उसका ईगो और गुस्सा हम दोनों जानते हैं, और इस चक्कर में कहीं वह अद्विका को हट ना करें, जो उसने आज तक तो नहीं किया, लेकिन गुस्सा और ईगो में वह कुछ भी कर सकता है। और मैं मेरी बच्ची को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, समझे तुम? जय तो जय उनकी बात से सहमत होते हुए बोला, जी आंटी, मैं समझ गया, और आप सही कह रही हैं। जितना शांत वह यूं होता है, उतना ही पागल वह अपने ईगो और गुस्से में हो जाता है। इसलिए अभी उसे ना बताना ही बेहतर होगा। कल पेपर्स रेडी करवाने के बाद उसे बताते हैं। तो ठीक है, फिर मैं कल आपको पेपर्स के साथ ही मिलता हूँ। और ये कहते हुए उसने फोन काट दिया और खुद से बोला, सोहम यार, तुझे पता नहीं तू क्या खोने वाला है लापरवाही में, पर शायद भाभी के लिए यही सही है, और शायद इसके बाद उनकी और इस रिश्ते की अहमियत तुझे समझ आए। यही दुआ करूँगा, लेकिन कहीं समझते समझते बहुत ज्यादा ही देर ना हो जाए। और यह कहते हुए वह अपनी कुई से सर लगाकर आंखें बंद कर बैठा गया। वहीं श्रीवास्तव निवास में जय से बात करने के बाद मीरा जी अधिका से बोली, तुम टेंशन मत लो बेटा, कल तक पेपर्स रेडी हो जाएंगे। और यह कहते हुए मुस्कुराकर उसके चेहरे को सहलाने लगी, तो अद्विका उनके गले लग रोते हुए बोली, थैंक यू माँ, थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। और ये कहते हुए वह अंदर की तरफ चली गई, क्योंकि उसके लिए खुद के आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं उसके जाने के बाद मीरा जी सोफे पर बैठ गई और खुद से बोली, है भगवान, ये ब्याह हो रहा है, मेरा परिवार बिखर रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही, पर मैं उसके लिए इस बच्ची को भी दोष नहीं दे सकती। इसने तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरे नालायक बेटे ने उसकी एक कोशिश पर ध्यान तक नहीं दिया। अब बस यही चाहूंगी आपसे कि जहां भी यह हो, खुश रहे आगे, और अगर हो सके तो कृपया इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत मेरे बेटे को समझा देना, और यह समझा देना कि उसने जिंदगी में क्या खोया है। उद्धरण चिन्ह। और यह कहते हुए उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वहीं अंदर अधिका अपने कमरे में गई। धीरे धीरे अपना सामान समेटकर एक सूटकेस में डालने लगी। तभी उसकी नजर अपनी और सोहम की शादी की तस्वीर पर गई, जो बैक साइड टेबल पर रखी थी। उसे अपने हाथों में लेकर अधिका बोली, आज तक आपने मुझसे एक बार ढंग से बात तक नहीं की है, और न ही मुझे एक बार ढंग से देखा है। मैं ही पागल थी जो इन 3 सालों में आपसे इतनी उम्मीद लगाए बैठी थी, पर आपने धीरे धीरे सब
को तोड़ दिया और मुझे भी। लेकिन अब और नहीं, अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर इस रिश्ते को मैं और आगे नहीं बढ़ा सकती। ये सच है कि प्यार हो गया था आपसे, शिद्दत से निभाना चाहती थी रिश्ते को, पर अगर आप नहीं चाहते तो यह मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी को सही से चलने के लिए दोनों पहियों की जरूरत होती है। एक भी इधर उधर हो जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। आज आखिरी दिन है मेरा इस घर में, क्योंकि कल मैं बनारस के लिए निकल जाऊंगी। ये कहते हुए अगले ही पल अदिका एक तंज भरी हंसी हंसते हुए उस तस्वीर को देखकर आगे बोली, अरे मैं भी यह किसे बता रही हैं, जिसे मेरे होने ना होने से या जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने मुझे इन 3 सालों में एक बार ढंग से देखा तक नहीं। और ये कहते हुए उस तस्वीर को अपने बैग में सामान के नीचे रख लेती है और फिर वापस रोने लगती है।